स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर देखने वाले हैं। इस चैप्टर में जो भी चीज़ें हम आपको बताएंगे वो 100% आपके पेपर में पूछे जाएंगे, ठीक है। और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि जल्दी जल्दी हम पूरा कंप्लीट बताने वाले हैं। पहली हमारी डिफिनेशन की बात करेंगे तो पहला हो जाएगा संयोजन योगात्मक अभिक्रिया। अभिक्रियाएं बोलो चाहे अभिक्रिया बोलो, संयोजन योगात्मक अभिक्रियाएं। अभिक्रियाएं इस वजह से बोला जाता है क्योंकि अभिक्रिया बहुत सारी देखने को मिलती है। इसका एक और नाम होता है, क्या नाम होता है? संयोजन, संकलन और योगात्मक अभिक्रिया। संयोजन, संकलन और योगात्मक अभिक्रिया। इसकी बात करें, इसमें क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। कैसे, समझिएगा। हमने क्या किया, एक ये पदार्थ ले लिया, एक ये पदार्थ ले लिया, उसके बाद हमने एक एरो दे दिया। एरो देने के बाद एक हमने क्या प्राप्त कर लिया? उत्पाद प्राप्त कर लिया। ये क्या हो जाएंगे? दोनों, ये दोनों हमारे हो जाएंगे अभिकारक। ए और बी हो जाएंगे अभिकारक, और यहाँ पर हमने सी एक उत्पाद प्राप्त कर लिया, या ए भी बोल सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया? संयोजन अभिक्रिया। अगर हम इसके रियल उदाहरण की बात करें तो रियल उदाहरण हमारा क्या हो जाएगा? रियल हमारा क्या हो जाएगा, समझिएगा। रियल हमारा क्या हो जाएगा कि अगर हमने ले लिया सल्फर और ऑक्सीजन, सल्फर और ऑक्सीजन की जब अभिक्रिया करवाएंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सल्फर ऑक्सीजन दो हैं, बन क्या रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड। वही लिखा है, वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर केवल एक नए पदार्थ बनाते हैं उन्हें योगात्मक अभिक्रियाएं कहलाते हैं। कुछ नहीं रखा, बातों में खुरपा आ जाने, हाथों में चलते हैं, आगे देखते हैं, जल्दी से करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास क्या है? दूसरी अगर हम लोग बात करते हैं, दूसरी हमारे सामने कौन सी अभिक्रिया आ जाती है? दूसरी हमारी अभिक्रिया आ जाती है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? विस्थापन अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है, समझिएगा। क्या ऐसे हमने क्या किया कि विस्थापन अभिक्रिया की अगर हम उदाहरण की बात करें तो हमने क्या ले लिया? फेरस ले लिया, और फेरस सल्फेट ले लेते हैं और Zn के साथ कराते हैं, Fe के साथ कराते हैं, FeSO4। तो इसमें क्या होगा? Fe के स्थान पर Zn चला जाएगा और Zn के स्थान पर Fe आ जाएगा। उसे कहेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया को ऐसे भी समझ सकते हैं जहां पर स्थानांतरण हो। मतलब अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और तुमको धोखा देकर किसी दूसरे के साथ चली गई तो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या हो जाएगी? या विस्थापन अभिक्रिया। वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के अणु, वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के अणु किसी एक तत्व के परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह आ जाता है, उसे क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। इसके बाद अगली अभिक्रिया हम लोग देखते हैं। अगली अभिक्रिया हमारी कौन सी हो जाएगी? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, जैसे आपके साथ किसी ने धोखा किया हो, मतलब आपकी गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया, उसके बाद वो तुमसे कांटेक्ट ही नहीं रख रही, उसके बाद वो तुमसे कांटेक्ट ही नहीं रख रही, तो कौन सी हो जाएगी? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया ऐसे समझिएगा, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या हो जाएगी? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जो केवल एक ही दिशा में चलती है, मतलब एक ही बार धोखा देगी, तो क्या हो जाएगा? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया हो जाएगा। हमने क्या किया? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए उदाहरण ले लिया। इसका क्या नाम हो जाएगा? पोटेशियम क्लोरेट। क्या नाम हो जाएगा? पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट क्या बना लेगा? KCl और O2 बना लेगा। KCl और O2 बना लेगा। यहां पर इतना समझने के बाद हम लोग देखेंगे क्या ये संतुलित है कि नहीं है। क्या ये संतुलित है कि नहीं है? अगर संतुलित है तो ठीक है, अगर नहीं संतुलित है तो इसको संतुलित करा लेंगे। यहां पर क्या बनाया? KClO3 किसमें बना? KCl और O2 में बन गया। अब हमने क्या किया? ऑक्सीजन देखिए 3 है, इधर कितना है? 2 है, इसमें कितने से गुणा? 3 से गुणा करा लेंगे, हमारा क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन बराबर। और KCl की बात करेंगे तो यहां पर हमारे पास हमने क्या किया? इधर 6 कर लिए, इधर कितने से? 2 से गुणा करा लेंगे, ऑक्सीजन हमारे बराबर हो जाएंगे। और पोटेशियम हमारा कितना है? यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितना है? 1 है। यहाँ पर कितने से गुणा? 2 से गुणा करा लेंगे, हमारा क्या बन जाएगा? पोटेशियम क्लोरेट KCl और O2 में टूट जाएगा। तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया समझ गए? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जो तुमको धोखा देकर चली गई हो। उसके बाद उत्क्रमणीय अभिक्रिया की बात करें। उत्क्रमणीय अभिक्रिया, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बार बार बात करने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि अभी हमको छोड़ा नहीं है, ये मेरा सच्चा वाला था। होता है कि नहीं होता है? तो ये चीज हो जाती है।
तो उत्क्रमणीय अपक्रिया क्या हो जाएगी, उत्क्रमणीय अपक्रिया हमारी क्या हो जाएगी, उत्क्रमणीय अपक्रिया वे अपक्रियाएं जो समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में चलती है। लड़ाई हो गई फिर थोड़ी देर हेलो इस तरीके से होता है तो क्या हो जाएगी उत्क्रमणीय अपक्रिया। वे अपक्रियाएं जो समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में चलती है उसे बोलते हैं उत्क्रमणीय अपक्रिया। इसको समझने की कोशिश करिएगा। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड क्या हो जाएगा, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड किसमें किसमें टूट जाएगा, PCl3 और Cl2 में टूट जाएगा, PCl3 और Cl2 में टूट जाएगा। मतलब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड पहले तो मिले उसके बाद में बिछड़ गए और बिछड़ने के बाद फिर वैसे ही मिल गए, मतलब फिर वैसे ही मिल गए, जैसे पहले थे वैसे हो गए। ठीक है, मतलब लड़ाई होती रही अंत में क्या हो गया, विवाह हो गया, उसके बाद लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो उत्क्रमणीय अपक्रिया क्या हो जाएगी, वे अपक्रियाएं जो समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में चलती हैं उत्क्रमणीय अपक्रियाएं कहलाती हैं। अब चलते हैं अगली अपक्रिया की ओर। अगली अपक्रिया हमारी हो जाएगी अपघटन अपक्रिया, मतलब खुद से टूटना। एक ने बोल दिया कि भैया शक है, हमको शक है कि तुम्हारी वाली वैछातन टहल रही थी, तो उसको लगा कि अरे अब तो हमारा हो गया, प्राण चले गए, अब हम करें तो करें क्या। तो अपघटन अपक्रिया क्या हो जाएगी, खुद से टूटना, लेकिन किसकी वजह से, वैछातन की वजह से। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अपघटन अपक्रिया वह अनुत्क्रमणीय अपक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाते हैं उसे अपघटन अपक्रिया कहते हैं। जैसे दिल टूट गया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अपघटन अपक्रिया। हमने वही उदाहरण लिया, कौन सा, KClO3। KClO3 का नाम क्या होता है, पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट को हम किस में तोड़ देंगे, KCl और O2 में। इस अभिक्रिया को आप लोग अब बराबर कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में बता भी देना। अगली अपक्रिया की ओर चलते हैं। अगली अपक्रिया हमारी हो जाएगी वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया मतलब अगर बिचमनिया तुमको भड़का रहा है तो उसमें भड़कने की जरूरत नहीं है, बस अपना संयम रखना है, वो मेरी है, ऐसा करके। तो वियोजन अपक्रिया क्या हो जाएगी, वह उत्क्रमणीय अपक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाता है उसे वियोजन अपक्रिया कहते हैं। उदाहरण ज्यादा याद ही ना रखना, मैंने अभी आपको बताया PCl5 फास्फोरस पेंटा क्लोराइड किसमें टूटता है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और Cl2 मतलब क्लोरीन में। उसके बाद अगली अपक्रिया की ओर चलते हैं। वियोजन अपक्रिया भैया थोड़ा याद रखिएगा, थोड़ी सी अटपटी अपक्रिया है। वियोजन अपघटन अपक्रिया में बस आप लोग ये पॉइंट याद रखिएगा, अगर ऊष्मी वियोजन बोल दे, अगर ऊष्मी वियोजन बोल दे या ऊष्मी अपघटन बोल दे तो वहां पर वो अपक्रिया ऊष्मा या वैद्युत ऊष्मा के प्रभाव में करवाई जा रही होगी। उसके बाद उभय अपघटन अपक्रिया क्या हो जाएगी, उभय अपघटन अपक्रिया जैसे आप लोग समझ सकते हैं, आपने देखा होगा, आप जहां पर रहते हैं एक घर ये आपका, एक घर पड़ोसी का, होता है कि नहीं होता है। आप इनके वहां गए, दाल चावल दे दो, कट्ट से दे दिए, वो कहने लगे ले तो गया है लेकिन अब हम मांगे तो मांगे कैसे। भरे उनके घर में पूरा भरा रखा हो घर, लेकिन कहेंगे बेटिया आज हमारे घर में लहसुन खत्म हो गया, तनिक दे दो दुआड़ी। समझ गए, मतलब अपना जो दिया है वही वाला वापस ले लेंगे। द्विविस्थापन अपक्रिया क्या हो जाएगा, द्विविस्थापन अपक्रिया हो जाएगा जिन अपक्रियाओं में यौगिकों की आयनों की अदला बदली होती है उसे द्विविस्थापन अपक्रिया या उभय अपघटन अपक्रिया कहते हैं। जैसे अगर उदाहरण की बात करें तो उदाहरण क्या हो जाएगा, उदाहरण क्या हो जाएगा, AgNO3 के किसके साथ अपक्रिया करवा ले, NaCl के साथ। तो यहां पर हमने क्या किया, सिल्वर नाइट्रेट की नमक के साथ अपक्रिया करवा ली। तो सिल्वर नाइट्रेट की जब नमक के साथ अपक्रिया करवाएंगे तो आप लोगों को फार्मूला याद रखना है, पास पास दूर दूर, मतलब पास पास वाले हमने एक पास मिला लिए, बनाएगा क्या, NaNO3 और उसके बाद AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड में टूट जाएगा। ठीक है, तो NaNO3 हमारा बन जाएगा और सिल्वर क्लोराइड में टूट जाएगा। उसके बाद में आगे बात करते हैं, आगे क्या हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया मतलब क्या होता है, कभी कभी तुमने देखा होगा कि अगर चाय पी रहे हैं, चाय में क्या गिर जाती है, मक्खी गिर जाती है और उसको निकाल फेंकते हैं,
क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो चाय आप लोग पी रहे होते तो चाय में जब मक्खी गिर गई तो वहाँ पर गरम गरम सा रहता है, बचाने की कोशिश करते, खैर बचाने की कोशिश नहीं, वो अपनी चाय बचाने की कोशिश करते हैं, मक्खी जाए भाड़ में, उनसे लेना देना नहीं। ऊष्माक्षेपी क्या हो जाएगा, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है उसे क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं बोलेंगे। जैसे हम लोग उदाहरण की बात कर लेते हैं, उदाहरण क्या हो जाएगा, H2O2 बनाता क्या है, जल बनाता है, लेकिन इसमें ऊष्मा की बात करें तो 136.8 किलो कैलोरी ऊष्मा निकलती है, या केवल हम लोग यहां पर ऊष्मा भी लिखकर काम चला सकते हैं। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में आप लोगों को यह याद रखना है, अगर यहां पर उत्पाद में धन का है तो ऊष्माक्षेपी, अगर अभिकारक में ऋण का है तो ऊष्माक्षेपी। लेकिन अगर ऊष्माशोषी की बात करें तो यहां पर धन की ऊष्मा देखने को मिलेगी और उत्पाद में ऋण की ऊष्मा देखने को मिलेगी। समझ में आ गया। तो ऊष्माक्षेपी हमारी क्या हो जाएगी, ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ऊर्जा निर्मुक्त होती है। ऊष्माशोषी अभी बताया, ऊष्माशोषी वो अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा को अवशोषित कर लिया जाता है। सबसे सरल उदाहरण आपको बता रहे हैं, हमने क्या किया, A+B लिख लिया और प्लस में लिख लिया यहां पर ऊष्मा और बाद में बना दिया C। सबसे इजी उदाहरण, सबसे इजी। हमने क्या किया, ऊष्माशोषी A+B प्लस ऊष्मा एरो C, या बोल सकते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया C। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा अवशोषित हो जाती है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद अगली अभिक्रिया की ओर हम लोग चलते हैं। अगली अभिक्रिया हमारी क्या हो जाएगी, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये दोनों रिएक्शनें हैं, बहुत बार ये पूछी गई हैं। अगर ये नहीं पूछा गया तो रेडॉक्स अभिक्रिया तो पूछा ही गया है। इसमें क्या हो जाएगा, उपचयन और अपचयन। उपचयन ऊपर की ओर जाना, उपचयन ऊपर की ओर जाना मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि होना। अपचयन मतलब अपने आप चयन करना किसी चीज का मुमकिन नहीं है, मतलब उसमें क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगी। उपचयन ऑक्सीजन की वृद्धि, ऑक्सीजन की वृद्धि। अगर अपचयन की बात करेंगे तो अपचयन क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की कमी। तो उपचयन क्या हो जाएगा, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो, अपचयन क्या हो, जिसमें ऑक्सीजन की कमी। लिखा है अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होने को उसका उपचयन कहते हैं। उसका क्या बोलेंगे, उपचयन कहा जाता है। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का अगर कमी हो रहा हो उसे क्या बोलेंगे, अपचयन। अगर ऑक्सीजन की वृद्धि होगी तो उपचयन और अगर कमी होगी तो अपचयन हो जाएगा। रेडॉक्स अभिक्रिया की यहीं पर बात कर लेते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या हो जाएगी, रेडॉक्स अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें उपचयन और अपचयन एक साथ देखने को मिले, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। आप लोग रेडॉक्स अभिक्रिया का एक उदाहरण कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा और आपको भी याद हो जाएगा, हमें तो पहले से ही पता है। अगर हम लोग क्या करते हैं, CaO की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें रेडॉक्स अभिक्रिया प्राप्त हो जाती है। अब चलते हैं संक्षारण की ओर। संक्षारण समझिएगा, संक्षारण क्या होता, जैसे हमने क्या किया, एक लोहे की रॉड ले ली, लोहे की रॉड ले ली, मतलब हमारे पास ये एक लोहे का रॉड है। इसको हमने क्या किया, बहुत लंबे समय के लिए अपनी छत पर डाल दिया। इस पर बहुत लंबे समय के लिए जब हमने इसको छत पर डाल दिया तो इस पर क्या होने लगा, लाल भूरे रंग के धब्बे आने लगे, लाल और भूरे रंग के धब्बे आने लगे और धीरे धीरे धातु क्या हो जाती है, क्षय हो जाती है, मतलब छन जाती है और उसके बाद क्या हो जाता है, वो धीरे धीरे गल के खत्म हो जाता है। संक्षारण समझिएगा, संक्षारण क्या होता है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता, नमी की आदि के संपर्क में आती है तो वो क्या हो जाती है, संक्षारित हो जाती है। संक्षारित होने की प्रक्रिया को ही क्या बोला जाता है, संक्षारण बोला जाता है। अगर संक्षारण की उदाहरण की बात करें तो चांदी के बर्तन पर, सिक्कों और मूर्तियों इत्यादि पर कुछ समय बाद काले रंग के धब्बे आ जाते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा। अगर चांदी का बर्तन है, सिक्का है और मूर्तियां हैं, इसमें से कोई भी हो तो उस पर काले रंग के धब्बे आ जाते हैं। तांबे की बात करें तो तांबे पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है और चांदी पर काले रंग की परत, और तांबे पर हरी परत भी संक्षारण के कारण बन जाती है। और बात याद रखिएगा, अगर संक्षारण से बचने के उपाय पूछा जाए तो उसमें क्या लिख दोगे कि उसका सबसे पहले हम लोग टिनीकरण कर सकते हैं, या ग्रीस या
मतलब कोई ऑयल लगाकर उसका लेपन करने के बाद हम धातु को बचा सकते हैं। अब चलते हैं इस चैप्टर की आखिरी अभिक्रिया की ओर और आप लोग बताइएगा कैसा लगा वीडियो। इसी तरीके से हम लोग एक और वन शॉट रेडी करेंगे चैप्टर 2 का, उसमें भी आप लोगों को सारी चीज़ें डिटेल से फनी वे में समझाएंगे। विकृत गंधिता क्या होगा? विकृत गंधिता कभी कभी क्या होता है, आप लोग शादी बारात में जाते हैं और आपने क्या किया, जैसे ये पूरा पंडाल लगा है, ठीक है, और आपका घर यहाँ पर है, ठीक है, एक इसमें क्या हो जाएगा, इसमें एक साइड यहाँ से घुसने का है और यहाँ से निकलने का। आप अपने घर से निकले, आप अपने घर से निकलने के बाद मार बंधन के निकलोगे, बाल इसे संभाल के, ठीक है, तो अपनी जुल्फे संभालते हुए आप इधर से घुसे, लेकिन आपके पास 2 काली पन्नियां हैं, बड़ी बड़ी काली पन्नियां हैं, यहाँ से घुसे, खाना इधर रखा चल रहा है और आप देख रहे हो इधर मार बहुत भीड़ है, यहाँ पर आए धीरे से, भैया अभी बाहर थोड़ा पहुँचाना है, वो बाराती रह गए, जनाती रह गए, दोनों पन्नी भरी, तुम कह रहे हो तनिक इधर देखा है, कहा इधर से निकले चुपचाप अपने घर पहुंच गए। अब 2 पन्नी खाने वाले तुम अकेले कैसे सारा खा जाओगे? खा पाओगे क्या? नहीं खा पाओगे। तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, धीरे धीरे देखो, जब ये काम पता है कौन करता है, ये काम वही लोग करते हैं जो हॉस्टल वगैरह में कुछ लोग रहते हैं, तो वो क्या करते हैं कि ढेर सारा अपने पास खाना हो गया, या फिर मध्य वर्ग के लोग होते हैं, मतलब ये एक फनी वे भी समझ सकते हो और किसी की मजबूरी भी समझ सकते हो कि वो मजबूरी में ऐसा कर रहा है। अब अच्छा, मजबूरी में अगर ऐसा किया तो उसके घर में ज़रूरी थोड़ी ना फ्रिज हो, अगर फ्रिज नहीं होती है तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो खाना सुबह तक खराब हो जाता है और उसकी जो लालच होती है वो लालच बेकार चली जाती है। तभी लोग बोलते हैं लालच बुरी बला होती है। तो विकृत गंधिता की बात करें, विकृत गंधिता क्या हो जाएगा, सामान्यतः प्रत्येक खाद्य पदार्थ में एक विशिष्ट स्वाद होता है, खाने वाली चीज में एक विशेष स्वाद होता है और विशेष गंध होती है, मतलब खुशबू होती है। एक विशेष स्वाद और एक गंध अथवा दोनों खराब होने को ही विकृत गंधिता कहते हैं। मतलब एक समय आता है उसका स्वाद भी खराब हो जाता है, उसमें जो खुशबू रहने वाली होती है वो भी खराब हो जाता है। विकृत गंधिता से अच्छा बचा कैसे जा सकता है? अगर हम लोग तेरी या वसायुक्त खाद्य सामग्री को लंबे समय के लिए सुरक्षित रखना है तो हमें विकृत गंधिता से बचाने के लिए उसमें किस चीज से उपचयन होने के लिए प्रति ऑक्सीकारक, यहाँ पर ऑक्सीकारक होगा, पदार्थ मिलाए जाए तो हमारा क्या हो जाए, विकृत गंधिता से बच जाएगा। और अगर रेफ्रिजरेटर फ्रिज में हम लोग रख देते हैं तब भी हम लोग विकृत गंधिता से बचा सकते हैं। ये वीडियो आप उन लोगों तक शेयर कीजिए जिनके स्कूलों में बिल्कुल पढ़ाया नहीं जाता है, और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इसी तरीके से एक वन शॉट रेडी करेंगे। अगर आप लोग इसको 1 से 2 बार देख लेते हैं तो कंप्लीटली आप लोग को ये याद हो जाएगा।